नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में कारोबार में जबरदस्त गिरावट आई है, जिसकी से जीएसटी रिटर्न में भी बड़ी कमी दर्ज हुई। अब कम रिटर्न का असर यह है कि सरकार की जीएसटी से होने वाली कमाई में गिरावट हो रही है। अब अगर सरकार की कमाई नहीं होगी तो वो अपने खर्चे कैसे चलाएगी? लॉकडाउन के कारण राजस्व वसूली में गिरावट क्यों आई और इसका दूरगामी असर कैसा होगा, ये जानने के लिए हम बात करेंगे नोएडा के जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर श्याम सुंदर पाठक जी। श्याम सुंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। नमस्कार श्याम जी, सबसे पहले ये बताइए कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर आखिर कैसा असर पड़ा है? देखिए, ऐसा है कि 25 मार्च के बाद से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से लेकर व्यापारिक गतिविधियां बिल्कुल रुक गई थी, थम गई थी, जो कि अब शुरू कर दी गई हैं। हालांकि अभी पूर्ण स्तर पर ये शुरू नहीं हुई हैं, क्योंकि अधिकतर बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, खासतौर से दिल्ली, मुंबई। तो अभी उस तरह से अभी व्यापारिक गतिविधियां शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत हो चुकी है। हाँ, ये बात सत्य है कि 2 महीने से ज्यादा के लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन भारत की विशेषता रही है, सब जब 2008 में वैश्विक स्तर पर मंदी आई थी, तब भी ये लोगों ने अंदेशा जताया था कि भारत जो है इस संकट का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन स्थिति ठीक उलट रही, भारत ने उस स्थिति का सामना किया, और संपूर्ण विश्व में भारत मंदी रही, लेकिन भारत उसमें जो है काफी आगे रहा, जीता, और दिखा दिया कि भारत जो है एक मजबूत देश है। इन परिस्थितियों में भी भारत जो है ये फिर से साबित करेगा कि इन समस्याओं से भारत जो है वो पिछड़ने वाला नहीं है। हाँ, समस्या जरूर आएगी, हमें जो है उच्च मनोबल की आवश्यकता है, होगी। और मुझे आशा है कि भारतीय जिस जीवटता के लिए, जिजीविषा के लिए जाने जाते हैं, उसी को फिर से बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था को फिर से आगे लेकर जाएंगे। चलिए, आप मनोबल की बात कर रहे हैं, मैं आगे आपसे जानूंगी कि सिर्फ मनोबल ही काम आएगा या फिर और भी कुछ फैक्टर्स इसमें काम के हैं। तो वैसे बहुत कम व्यापारियों ने ही रिटर्न दाखिल किया है, और जो कर रहे हैं वो ज्यादातर दवा या फिर किराने से जुड़े व्यापारी हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सिर्फ यही 2 कारोबार थे जो पूरी तरह से खुले हुए थे। तो इसका असर सरकार के राजस्व वसूली पर आखिर कैसा पड़ा है? देखिए, राजस्व वसूली आप आंकड़े यदि उठाकर देखते हैं तो अप्रैल के तो काफी कम है, चूंकि रिटर्न ना के बराबर ही आए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि सरकार के राजकोष में धन भी ना के ही बराबर आया है। इससे सरकार पर एक आर्थिक दबाव बढ़ा है। लेकिन जो है अब व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, और जो कि मुझे लगा है कि जुलाई तक आते आते पूर्ण रूप से शुरू हो जाएंगी, और फिर से जो है रिटर्न भरे जाने लगेंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि हमें उच्च मनोबल के साथ साथ अब कुछ नई दिशाओं को खोलना पड़ेगा। व्यापार के जो पुराने तरीके थे उनको बदलना पड़ेगा। अब छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मजदूरों को लेकर जिस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है, अब होगा क्या कि जो भी मजदूर अपने अपने घरों की तरफ पलायन किए हैं, अब हमको जहाँ के वो मूल निवासी हैं, हमें वहीं पर व्यापार के कुछ नए स्रोत ढूंढने पड़ेंगे। कुटीर उद्योग को फिर से शुरू करना पड़ेगा, लघु उद्योगों को फिर से शुरू करना पड़ेगा। यानी कि हमें हर संभव प्रयास ये करना है कि हम अपने ही आसपास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, जैसे खेती है, मान लो खेती की हम बात करें, तो अब हमें ट्रेडिशनल खेती से अलग कुछ अन्य खेतियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जैसे औषधियों की खेती हम कर सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं, मसालों की खेती कर सकते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जो है अब आवश्यकता है कि ट्रेडिशनल खेती से अलग जो है कुछ ऐसी खेती की जाए। जैसे अब आप देखेंगे हर चीज में हर्बल प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। हर चीज आप हर्बल, साबुन से लेकर क्रीम तक हर चीज हर्बल है। और वो जो औषधियां हैं वो बहुत महंगी आती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम है। तो ऑब्वियसली बात है कि अब हमें ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग हटके ऐसे बिजनेस खोजने पड़ेंगे, बिजनेस के नए नए आयाम खोजने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बिना अब जो है चारा नहीं है। क्योंकि आप देख ही रही हैं कि काफी मोदी ने कहा था कि ये संकट हम मौके में बदल सकते हैं, तो क्या ये हमारे लिए मौका है कुछ नई चीजों को एक्सप्लोर करने का? क्या आप उस तरफ अपनी बात को ले जा रहे हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। जब प्रधानमंत्री जी ने संबोधन दिया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि आज से जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उससे पहले हमारे यहाँ एक भी पीपीटी किट नहीं बनती थी। आज हम लोग जो है लाखों पीपीटी किट बना रहे हैं, और हमने जो है इस क्षेत्र में काफी हम आगे निकल गए हैं। कहने का अर्थ क्या है कि
अब हमको बिजनेस के दूसरे आयामों को भी खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब जो है, अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, अब जो आगे आने वाला समय है वो नॉलेज और टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। जो व्यक्ति नॉलेज और टेक्नोलॉजी को अपने नए हिसाब से अडॉप्ट नहीं कर पाएगा वो पिछड़ जाएगा। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना है साथ साथ, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आती है तो सिर्फ वही सरवाइव कर पाता है जिसको नॉलेज हो। इसलिए अब यूथ को नॉलेज की तरफ जो है जाना पड़ेगा, प्लस टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। हमें टेक्नो फ्रेंडली होना पड़ेगा, तभी सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो ट्रेडिशनल बिजनेस आप मानकर चलिए कि अब धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे। बिल्कुल। और ये समय है अब जो नए परिस्थितियां, नए हालात बने हैं उनके अनुसार अपने आप को ढालने का। लेकिन श्याम जी, मैं दोबारा उसी सवाल पर आना चाहूंगी कि आखिर जो कम रिटर्न आ रहे हैं उनके प्रमुख कारण क्या है? पहला तो देखा कि लॉकडाउन की वजह से, लेकिन लॉकडाउन की वजह के चलते कुछ और भी कारण थे जिसकी वजह से रिटर्न कम दाखिल की गई, कम भरी गई? देखिए, ऐसा रिटर्न जिस महीने का होता है उसके अगले महीने की 20 तारीख तक जमा करना होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि कम से कम जो है 50 दिन मिलते हैं व्यापारी को किसी भी महीने का रिटर्न दाखिल करने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है कि व्यक्ति तभी रिटर्न भरता है जब वो अपने सारे खातों को चेक कर लेता है, सारे मतलब जो चाहे कैश फ्लो से लेकर चाहे किसी भी तरीके का उसने बिजनेस किया है। तो अब चूंकि एकदम अचानक से पेंडेमिक हुआ और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, ना मेंटली तैयार था, ना कोई किसी भी तरीके से तैयार नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है कि रिटर्न आने ही नहीं थे और आए भी नहीं। लेकिन सरकार ने तुरंत जो है उसमें त्वरित कार्रवाई की और व्यापारियों को 3 महीने की एक्स्ट्रा छूट दी है। तो कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि सरकार भी व्यापारियों के साथ है और व्यापारियों के लिए पूरी छूट दी गई है। इसके अलावा निकट भविष्य में हम देखेंगे कि सरकार व्यापारिक गतिविधियों को उभारने के लिए नए नए प्रयास करेगी और कर रही है। ठीक। श्याम जी, आपने कहा कि 30 सितंबर तक अब आगे जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है रिटर्न दाखिल करने की, लेकिन व्यापारी तो पूरा जीएसटी माफ करने की मांग कर रहे हैं, तो आखिर ये व्यवहारिक क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा है, जो व्यापारिक गतिविधि कर की जा चुकी है और जिस पर टैक्स वसूला जा चुका है, तो ऑब्वियसली बात है जिस पर टैक्स वसूला जा चुका है वो तो सरकार के फंड में आपको जमा करना ही है। बाकी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार यदि आवश्यक समझेगी छूट देने की, तो रूप से सरकार व्यापारियों के पक्ष में सोचेगी। आप देखिए, जीएसटी के आने के बाद से लेकर 100 से ज्यादा जो है सुधार अब तक जीएसटी में कर चुका है। तो ये डेट शो की सरकार व्यापारियों की समस्याओं के लिए हमेशा ही प्रतिबद्ध रही है और आगे भी प्रतिबद्ध रहेगी। ठीक। इसके अलावा श्याम जी, आपने कहा कि लगातार जो जीएसटी के जो स्लैब्स हैं उनमें बदलाव किया गया और अब लॉकडाउन के बाद जो पहली जो जीएसटी परिषद की बैठक होगी वो 14 जून को रखी गई है। तो ऐसे में क्या उम्मीद करें हम इस बैठक में? आखिर क्या डिस्कस किया जाएगा, क्या राहत की उम्मीद की जाए? देखिए, अब ये तो वित्त मंत्री ही तय करेंगी कि क्या इसमें छूट दी जाएंगी। लेकिन जैसा कि अब तक अनुभव रहा है सरकार का, सरकार ने हमेशा जो है व्यापारियों के पक्ष में उचित निर्णय लिया है और सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया है। और इस बार जबकि इतना बड़ा पेंडेमिक आया है, सरकार निश्चित रूप से व्यापारियों के पक्ष में, व्यापारियों को लाभ देने के लिए, व्यापार को समुन्नत करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाएगी। जी। और श्याम सुंदर जी, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज भी दिया, तो आखिर उसे देखते हुए आपको क्या लगता है जो रिटर्न है, क्या उन पर कोई असर पड़ेगा? अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ेगा? और इसके बाद आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस पैकेज के बाद? देखिए, ऐसा है कि चूंकि संकट इतना बड़ा है और 2 महीने के से ज्यादा के लॉकडाउन ने व्यापारिक गतिविधियों को बिल्कुल रोक दिया है, तो अब फिर से उसी स्वरूप में आने में तो थोड़ा समय लगेगा। अब ये कितना समय लगेगा एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी आप मानकर चलिए कि लगभग फिर से उसी स्थिति को पाने में हमको अब बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। 20 लाख करोड़ से का जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने जो जारी किया है, वो अर्थव्यवस्था को एक तरीके से संजीवनी देने का प्रयास है सरकार का। और हम निकट भविष्य में रिटर्न की संख्या बढ़ते हुए देखेंगे और भगवान ने चाहा, ईश्वर की इच्छा रही तो फिर से हम जीएसटी के नए नए रिकॉर्ड कलेक्शन की हासिल करते रहेंगे।
जी, ये बात पहले भी कही जा रही थी कि जब लॉकडाउन के बाद गैर जरूरी वस्तु नहीं बल्कि सभी मोर्चों पर जब मांग में तेजी आ जाएगी और आर्थिक रिकवरी में भी सुधार हो जाएगा, तो अब लगभग जो लॉकडाउन है वो अनलॉक होने जा रहा है, धीरे धीरे आगे कदम बढ़ रहे हैं। तो कब तक हम इसमें राहत देखेंगे, कब तक हम अच्छी तस्वीर एक देखेंगे जीएसटी में जो रिटर्न कलेक्शन होगी उसे लेकर? देखिए ऐसा है कि ये जो प्रश्न है ये एक्चुअली इस बात पर भी निर्भर करता है कि निकट भविष्य में कोरोना के जो स्प्रेडिंग की जो रेट है वो किस तरह से है, चूंकि नए नए आंकड़े जो है वो इस संख्या को करोड़ों में पहुंचा रहे हैं। और यदि किसी कारण से ये संख्या यदि करोड़ों में पहुंचती है तो इसलिए बात है कि व्यापारिक गतिविधियों को भी फिर से जो है नुकसान होगा। तो अभी कुछ भी कहना बहुत संभव नहीं है, क्योंकि सारी बात इस चीज पर निर्भर है कि कोरोना की जो स्प्रेडिंग रेट है वो किस हिसाब से जो है वो आगे निकट भविष्य में बढ़ रही है। सरकार ने जब लॉकडाउन किया था तब इस संख्या का आकलन नहीं था, तब हमें उम्मीद थी कि हम इस संख्या को काफी कम कर लेंगे। लेकिन सरकार के काफी प्रयासों के बावजूद भी और जनता के अनथक समर्थन के बावजूद भी ये संख्या बढ़ रही है। तो इसलिए एग्जैक्टली अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कितने समय में व्यापारिक गतिविधियों को फिर से सामान्य कर लिया जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से कोरोना बेस्ड अर्थव्यवस्था को नुकसान है। इसलिए सबसे ज्यादा निर्भर इस बात पर करेगा कि हम कोरोना को लेकर कितना अपने आप को कोरोना से जीत पाए हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप यदि देखेंगे तो भारतीयों के जो जीवन जो जिजीविषा है लड़ने की समस्याओं से संकटों से, वो किसी भी देश के नागरिकों से इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो आम आदमी जीवन भर मतलब बचपन से ही वो संघर्ष करता है, संघर्ष उसके जीवन का हिस्सा है। तो इसलिए उन संकटों से बहुत घबराता नहीं। और आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है, जैसे जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ कि लोगों के चेहरे पर उस तरीके का तनाव, उस तरीके का डर नहीं है। हालांकि लोग लॉकडाउन के नियमों का अभी भी पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके का तनाव जो है, उस तरीके का जो डर है, खौफ है, वो शायद ही किसी के चेहरे पर देखने को मिलता हो। इसका मतलब लोग जो है पूरी तरह से नहीं मन बना दिखेगा, चुके हैं इस बात लेकिन का। जब जब जेब ढीली हो रही है, जब जेब में कुछ नहीं है, तो चाहे तनाव चेहरे पर ना दिखे लेकिन दिमाग पर जरूर दिखेगा। और लोगों के बीच अब यही बात है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अब पूरी तरह से डगमगाई हुई है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जिन लोगों के पास नौकरियां हैं उन्हें डर ये है कि कहीं छिन ना जाए। तो ऐसे में लोगों के दिमाग पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है इन बातों का। नहीं, निश्चित रूप से लोग जो है जहाँ तक मेरे सर्किल में जितने लोग हैं, मैं बात करता रहता हूँ, खासतौर से जो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं देख रहा हूँ कि बड़ा भारी संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि जब व्यापार ही नहीं चलेगा, जब व्यापारिक गतिविधियां ही नहीं होंगी, तो सैलरी कैसे मिलेगी? तो अधिकांश लोगों को, जैसे लॉकडाउन खुला है और जब से प्राइवेट सेक्टर फिर से शुरू हुआ है, तमाम लोगों ने कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को निकाला है, सैलरी भी कम की है। ऑब्वियसली बात है कि ये जो पेंडेमिक है, ये फाइनेंशियल भी बहुत बड़ा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसी बात के लिए मैं कह रहा हूँ कि अब लोगों को हम टेक्नो फ्रेंडली होना पड़ेगा, आय के कुछ अन्य स्रोतों को खोजना पड़ेगा, ट्रेडिशनल बिजनेस से अलग हटकर हमें अलग बिजनेस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। प्लस हमें अब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने देश को फिर से खड़ा करने के लिए। जी। और श्याम जी, आखिर में ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सी वो प्रमुख इंडस्ट्रीज़ हैं जहां से टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है और उन पर सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना संकट की वजह से मार पड़ी है, और इनके रिवाइव होने की जो उम्मीद है, वो जो उनकी पूरी जर्नी रहेगी वो भी सबसे ज़्यादा लंबी रहेगी। तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है? देखिए ऐसा है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई फर्में हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आय भी वहीं से होती है, जैसे स्टील हो गया, है ना, तो कोयला हो गया, तो ये बड़े बड़े साधन हैं जहां से हमें रिसोर्स काफी मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है कि व्यापारिक गतिविधियां बिल्कुल शून्य हुई हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके फिर से मांग बढ़ेगी। तो सब सब धीरे धीरे करके ठीक होगा, ऐसा नहीं है। और सरकार का पुरजोर ध्यान है, छोटी से छोटी चीजों पर सरकार का पूरा ध्यान है। हम लोग देखेंगे कि सरकार जो है शीघ्र ही इस समस्या को व्यापारियों के साथ मिलकर सुलझा लेगी, और हम लोग फिर से जो है उसी अच्छे तरीके के अच्छे दिनों के लिए, जिसकी हम हमेशा उम्मीद करते हैं, फिर से उसका आते हुए देखेंगे। बिल्कुल।
और आपकी जो बातें हैं उसमें बहुत ज़्यादा सकारात्मकता है, लेकिन फिलहाल लोगों का मानना ये है कि जब तक वो अपने साथ घटता हुआ ना देख लें तब तक शायद राहत बहुत जल्दी उन्हें नहीं मिल पाएगी। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर जो व्यापारी वर्ग है जो इस वक्त पूरी तरह से टूटा हुआ है, क्योंकि व्यापार की पूरी कमर टूटी हुई है, तो क्या उन्हें आश्वासन, क्या उन्हें सकारात्मक संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोग हों, चाहे आम जनता हो, संकट का मुकाबला मिलकर किया जाता है। ये किसी एक व्यक्ति पर आया हुआ संकट नहीं है, ये पूरे देश पर आया हुआ संकट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यदि हम अपने देश को, ये जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों के पास मौका है भारत को विश्व गुरु बनाने का। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ हमारी कमर नहीं टूटी है। आप देखिए जितना बुरा हाल जो है मतलब भारत में हम लोग देख रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा कमर विकसित देशों की टूटी है, क्योंकि वहां व्यापारिक गतिविधियां और ज्यादा समुन्नत अवस्था में है। तो ये समस्या पूरे विश्व के सामने है। अब वही सर्वाइव कर पाएगा जो अपने आप को, अपने मनोबल को मजबूत रख पाएगा। देखिए, टूटे हुए मन से, हारे हुए मन से कोई जंग नहीं लड़ी जाती। ये बात ठीक है, आपने जो कहा कि सभी लोग जो है इस समय समस्याओं से जूझ रहे हैं, व्यापारी वर्ग तो खास तौर से। लेकिन देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, दुख दो ही तरीके से काटे जा सकते हैं, या तो रोकर काटे जाएं या हंसकर काटे जाएं। समस्याएं, संघर्ष दो ही तरीके से किया जा सकता है, आप रो रो के करें या आप हंस के करें। इस समस्या को हमें जो है मिलकर जूझना है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमें उन लोगों की मदद करनी है जिन लोगों को खाने के लिए नहीं है, और कोशिशें करनी है कि लोगों को नौकरियों से ना निकाला जाए, चाहे भले ही सैलरी थोड़ा कम देनी पड़े। तो हर वो संभव प्रयास हम लोगों को करना है, खासतौर से व्यापारी वर्ग को, कि उनकी व्यापारिक गतिविधियों पर बहुत अधिक प्रभाव ना पड़े। ठीक है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको नौकरियों से ना निकाला जाए, ताकि सब लोग एक, देखिए ये मैंने कहा ना कि किसी व्यापारी का संकट नहीं है, ये मेरा या आपका या किसी व्यक्ति का संकट नहीं है, ये देश का संकट है। और देशवासी, भारत के देशवासी खास तौर से मैं कहूंगा कि जिस देशभक्ति से ओतप्रोत रहते हैं, जब भी भारत पर संकट आया, भारत का एक एक बच्चा देश से जुड़ गया। आज फिर से सभी लोग मिलकर इस समस्या से जूझेंगे, लड़ेंगे, और मुझे पूरी आशा है कि हम सब लोग फिर से विजयी होंगे। और जैसा कि हमने 2008 में आर्थिक मंदी के समय में अपने आप को साबित किया कि भारत एक मजबूत देश है, हम फिर से साबित करेंगे कि भारत एक मजबूत देश नहीं है, बल्कि मजबूत के साथ साथ विश्व का अग्रणी देश है, विश्व को दिशा देने वाला देश है, मार्गदर्शन करने वाला देश है। हाँ, ये वही देश है जो विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा। चलिए श्याम सुंदर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही सटीक, बहुत प्रिसाइज जवाब आपने सवालों के दिए हैं, और जनसत्य न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे श्याम सुंदर जी, जिन्होंने बताया है कि आखिर अर्थव्यवस्था इस कोरोना संकट कब तक रिवाइव हो पाएगी, और उम्मीद नहीं छोड़नी है। सकारात्मक व्यवहार हमें इस पूरे संकट से निकाल पाएगा। इससे पहले भी हमने आर्थिक मंदी देखी है, वहां भी भारत निकला है, और अब भी हमें हौसला नहीं हारना है। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।